दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बता रही है और कह रही है कि पूरी की पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो वहीं कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी पार्टियां इसे सियासी गिरफ्तारी बता रही हैं। ये तो जग जाहिर है कि जब से ही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी थी, पहले दिन से ही बीजेपी ने इसे सियासी विरोध की जगह एक सियासी दुश्मनी के तौर पर लिया था। दिल्ली के एलजी चाहे कोई भी रहे हों, अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ उनकी खटपट छुपी हुई नहीं है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर एलजी बनाम केजरीवाल ये देखने को मिला। मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट से भी जो स्पष्ट तौर पर काम बांटे गए उसमें भी कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिला। 36 का आंकड़ा एलजी से दिल्ली के मुख्यमंत्री का हमेशा बना रहा। केजरीवाल सरकार की अधिकतर योजनाओं पर एलजी ने या तो अड़ंगा लगाया या मंजूरी नहीं दी, फाइल पर सिग्नेचर नहीं किए या फाइल रोक दी। ऐसे में दिल्ली सरकार बार बार ये कहती रही कि हमारे कामकाज को प्रभावित किया जा रहा है, हम आम आदमी के लिए काम करना चाहते हैं और हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। कामकाज में खामी निकाली जा रही थी, एलजी की तरफ से बात बात पर आपत्ति हो रही थी। और इन तमाम चीज़ों के बीच पहले सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे उनकी गिरफ्तारी होती है और अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। इन्हें आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये दिल्ली सरकार के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश है। जब से दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है तब से इस बात के संकेत काफ़ी हद तक मिल रहे थे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी किसी बड़े विरोध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बड़े संघर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के बाद ये विरोध, ये टकराव और बड़ा देखने को मिलेगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। एक तरफ कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें बाबा राम रहीम जो बलात्कार के दोषी हैं, हत्या के दोषी, सजा याफ्ता हैं और पैरोल पे फरलों पे कभी कभी बाहर आते रहते हैं। सरकार की मेहरबानी से वो आते रहते हैं और कभी गाने रिकॉर्ड करते हैं और कभी बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे है, लेकिन सवाल उससे बड़ा है। सवाल इस बात का नहीं है कि उन्हें फरलो क्यों मिली, पैरोल क्यों मिली। सवाल इस बात का है कि आखिर एक बलात्कारी और एक हत्या के करवाने वाले व्यक्ति को सजा मिलने के बाद भी उसे इतनी सहूलियत दी जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उनको गिरफ्तार किया जाता है। शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी होती है शराब घोटाले को लेकर, क्योंकि उनके पास आबकारी विभाग भी है और ये कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ सीबीआई उनके दफ्तर, उनके घर जगह जगह छापेमारी की, बावजूद इसके उनको कोई सबूत ना मिला। ये बात आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसे सियासी गिरफ्तारी कहें या फिर तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी, ये बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे लगातार सियासी गिरफ्तारी बता रही है। ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी घबराई हुई है। पंजाब आम आदमी पार्टी ने जीता, गुजरात में जाकर वोट हासिल किए। इसके अलावा अब वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली एमसीडी बीजेपी के हाथ से आम आदमी पार्टी ने छीन लिया और दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना ली। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि लगातार एमसीडी पे काबिज बीजेपी इस कोशिश में लगी रही कि एमसीडी में उसको कब्जा मिल जाए, एमसीडी उसकी हो जाए। मेयर का चुनाव भी वो हार गए। मेयर की वोटिंग को लेकर जो घमासान हुआ हमने देखा। और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर बीजेपी के नेताओं की जो भाषा है वो साफ बताती है ये सियासी विरोध नहीं है, एक तरह से पर्सनल अटैक है, पर्सनल दुश्मनी के तौर पर ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के तमाम नेता लामबंद हैं, कांग्रेस को छोड़कर। दक्षिण की तमाम पार्टियां इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं और अखिलेश यादव समेत उत्तर भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं, जो विपक्ष में पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि दिल्ली में सत्ता आम आदमी पार्टी ने उससे हासिल की है। कांग्रेस को ये लगता है कि कांग्रेस का वोट ही आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ, लिहाजा कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी एक सियासी अराइवल के तौर पर है, सियासी दुश्मन के तौर पर है। इन तमाम चीज़ों के बीच सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर ये मामला उठा कैसे और आया कहां से, उस पर एक नज़र डालेंगे। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की और सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नज़रअंदाज करके भ्रष्टाचार करने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद ईडी, सीबीआई लगातार सिसोदिया के खिलाफ जांच करती रही। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों को 144 करोड़ रुपए माफ़ करने का इल्ज़ाम लगाया।
सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र जैन का मामला है, स्वास्थ्य मंत्री जो अभी भी जेल में है। 2022 में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वो जेल में है और अब मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा नवाब मलिक का नाम अगर हम लें, महाराष्ट्र से अनिल देशमुख हो या फिर विपक्ष का कोई और नेता, ये तमाम नेता ईडी और तमाम सीबीआई के निशाने पर रहे। सीबीआई के हवाले से जो तमाम खबरें छपी हैं उसके मुताबिक पिछले साल 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की छानबीन की। वहाँ से उन्हें कुछ डिजिटल डिवाइस मिली और इस डिवाइस में सीबीआई को ये पता चला कि जो लीकर पॉलिसी है, शराब पॉलिसी का एक दस्तावेज़ है, एक ऐसे सिस्टम को भेजा गया है जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क में था ही नहीं। मतलब वो जो सिस्टम, जिस सिस्टम को ये भेजा गया पूरी रिपोर्ट, वो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क में नहीं आती है, यानी किसी और सिस्टम को ये पूरी रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद सीबीआई ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी, उन्हें बुलाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला जारी रहा। ऐसे में एजेंसियों को एक अधिकारी ने ही बताया कि ये किस तरह से हुआ है। जो अफसरों को बुलाया गया उस अफसर ने जानकारी दी कि सिसोदिया के दफ्तर में वो सिस्टम है जिस सिस्टम को से इस फाइल को, ज़्यादातर फाइल्स को डिलीट कर दिया गया है। वो सिस्टम वहाँ से बरामद हुआ, फॉरेंसिक टीम आई, सीबीआई ने डाटा हासिल किया, तमाम चीज़ें आई और दस्तावेज़ बाहर आए और व्हाट्सएप पर भी रिकवरी की गई। जो व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट कर दिए गए थे, ये तमाम जानकारियां हाथ लगने के बाद एक सीबीआई के ब्यूरोक्रेट्स ने को भी बुलाया गया, उसे भी जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया और तब ये निकल के सामने आया है। ब्यूरोक्रेट्स जो है सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके थे मनीष सिसोदिया के, उन्होंने भी सीबीआई को बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के दफ्तर में बुलाया था और वहाँ पर अफसर को शराब नीति ड्राफ्ट पर मंत्रियों की रिपोर्ट दी गई थी। इस दौरान सत्येंद्र जैन भी वहां मौजूद थे। इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में ही 12% प्रॉफिट मार्जिन का नियम आया और इस नियम के लेकर चर्चा हुई या इससे जुड़ी हुई कोई फाइल हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। सीबीआई इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में सिसोदिया से सवाल करने के लिए उन्हें बुलाती है। सिसोदिया जानकारी साझा करने से इनकार करते हैं, ये बात सीबीआई की तरफ से कही गई। ये बयान और सिसोदिया को बुलाना, उनके दफ्तरों में छापेमारी, ये लगातार चलती रही। मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड हुआ और फरवरी की शुरुआत का ये मामला था। उसके बाद लगातार खबरें आती रहीं कि सीबीआई के हवाले से कि लीकर पॉलिसी के जरिए कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था। इस दौरान सिसोदिया ने एक दिन में 3 फ़ोन बदले हैं। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि सिसोदिया ने जो सवाल किए गए थे उसका जवाब उन्होंने सही ढंग से नहीं किया है और ये गिरफ्तारी शराब नीति और उसमें गड़बड़ी को लेकर है, निजी फ़ायदे को लेकर है। दिनेश अरोड़ा का भी नाम सामने आया जो दिल्ली के कारोबारी हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं। ईडी ने उनसे भी पूछताछ की, उनसे भी कुछ जानकारी सामने निकल कर आई। इसके बाद ये तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्राइवेट चैनल के साथ बातचीत में कह दिया था कि इस रविवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर सिसोदिया की गिरफ्तारी जब होती है और उसमें कई नाम निकलकर और भी आने की आशंका जताई जाती है। ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, क्योंकि इस मामले में दक्षिण भारत की भी एक राजनीतिक पार्टी है जिसके नाम जुड़ रहे हैं। उस पार्टी का नाम अगर सामने आता है, उस पार्टी से जुड़े अगर नेताओं के नाम भी अगर इस पर खुलते हैं, तो एक व्यापक तौर पर एक पूरे पैन इंडिया में विपक्ष के जो राजनीतिक गठबंधन के जो नेटवर्क हैं उस पर सवाल उठेंगे। उसके नेताओं के नाम अगर निकल कर सामने आते हैं तो ये पूरा मुद्दा दिल्ली का नहीं रह जाएगा, बल्कि देश में अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों में जो राजनीतिक पार्टियां बटी हैं वहाँ तक ये पहुँचेगा। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर मनीष सिसोदिया की अगर गिरफ्तारी हुई है और अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर कोर्ट में या फिर सीबीआई के सामने उन चीज़ों को क्यों नहीं रख रही है। दरअसल ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर मंत्री है या नेता है तो वो मनीष सिसोदिया है। अरविंद केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं है, मनीष सिसोदिया सबसे पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा विभाग उनके पास है और उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। शिक्षा मॉडल को लेकर जब जब भी देश के भीतर चर्चा होती है तो मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर आता है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे भारत में उनको एक मॉडल एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर देखा जाता है। ये बात भी हकीकत है कि इस देश के भीतर जो बच्चे हैं या अभिभावक हैं उनको देश के अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्री का नाम पता हो या ना पता हो, केंद्र के शिक्षा मंत्री का नाम पता हो या ना पता हो, अगर उनसे पूछा जाए कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है तो मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले वो लेंगे।
क्योंकि व्यापक पैमाने पर दिल्ली की शिक्षा में जो उन्होंने बदलाव किए हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई देते हैं और इसका श्रेय मनीष सिसोदिया को बार बार दिया जाता है। राजनीतिक विरोध के बाद भी लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि सिसोदिया ने दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम को बदल के रखा है और उनके जो कामकाज का तरीका है उसकी सराहना की है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर एक्साइज पॉलिसी में कोई गड़बड़ है तो फिर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को क्यों बचा रहे हैं, या फिर राजनीतिक तौर पर मनीष सिसोदिया को घेरा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है। गुजरात से लेकर पंजाब और फिर दक्षिण भारत के कर्नाटक में भी वो दस्तक दे रही है और जहाँ जहाँ वो जा रही है सीधे टारगेट बीजेपी को ले रही है और ये कह रही है कि बीजेपी जिस जिस राज्य में भी है वहाँ उसने सत्ता के रहते विकास के काम नहीं किए। आम आदमी पार्टी हालांकि सीटें कम ले रही है लेकिन माहौल इस तरह का बनता है आम आदमी पार्टी के किसी भी राज्य में दस्तक देने के बाद कि चुनाव उस प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रहा है और ऐसे में नुकसान बीजेपी का होता हुआ दिखाई देता है। और अगर ऐसा है तो ये एक बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए भी। और फिर अगर इस बिखराव और इस टूट को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बचा लेते हैं तो आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे मजबूत विरोधी पार्टी के तौर पर उभरेगी बीजेपी की और वो अपने आप को स्थापित कर पाएगी कि तमाम राजनीतिक हस्तक्षेप और न्यायिक हस्तक्षेप के बाद भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने डटी हुई है। इस बात का श्रेय लेने से वो पीछे नहीं हटेगी।